हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए आज हम लोग एक बहुत ही चर्चित विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अभी विश्व में सबसे ज़्यादा ये विषय चर्चित है, वो है रूस यूक्रेन की विवाद। इस विवाद के चलते स्थिति तो ऐसी बनती जा रही है, लग रहा है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की ओर कहीं देश को नहीं ले जाए। पूरी विश्व को यह तीसरे विश्व युद्ध की ओर ना ले धकेल दे। तो दोस्तों, ये आपके जीएस में और करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये जानकारी आपके लिए काफी लाभप्रद है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट को यह जानना बहुत जरूरी है इस विवाद के बारे में। तो दोस्तों, मैं भी हाजिर हूं आज इस पर चर्चा करने के लिए आपसे। तो आइए आज हम कुछ मुद्दा आपको बताते हैं कि सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करने के पहले कुछ मुद्दा है जो कि आप इस पर समझ लें कि ये रूस यूक्रेन मुद्दा क्या है, विवाद क्या है। सबसे पहला बात है कि रूस जो है दुनिया के सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है रूस के पास। दूसरे नंबर पर ईरान है और तीसरे नंबर पर कतर है। रूस की एक गैस कंपनी है गैज़प्रोम। यह रूसी सरकारी कंपनी है। यह तेल और नेचुरल गैस का बिजनेस करती है और इससे जो मुनाफा होता है वो रूस का सालाना बजट का 40% इससे आमदनी होती है। गैज़प्रोम यूरोप को पाइपलाइन के द्वारा तेल और गैस मुहैया कराती है और यह यूरोप इस कंपनी का एक बहुत बड़ा बाजार है। तो दोस्तों, ये कुछ हुई बातें, ये कुछ बिंदु है जो आपको दिमाग में रखना है, तब इसकी कहानी आपको समझ में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। आइए, पूरे यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच बड़े तनाव को साफ देखा जा सकता है। लगता है कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर देगा। करीब 1 लाख से ज्यादा सैनिक तकरीबन 1 महीने से यूक्रेन के सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये संभावित जंग की असली वजह क्या है। दरअसल इन सभी जंगों की जड़ में एक ही चीज है, वो है गैस। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि हाल के वक्त में चाहे वह इराक पर लड़ाई हुई हो, चाहे ईरान, सीरिया, कतर, कहीं भी लड़ाई हुई है, सभी के जड़ में एक ही चीज था, वह था तेल या गैस। रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा जंग के सुगबुगाहट में भी उसके जड़ में गैस ही है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का यानी यूक्रेन और रूस के विवाद के पूरी कहानी के पृष्ठभूमि को हम लोग इस प्रकार समझते हैं। तो आइए, 2014 से पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2014 पर यूक्रेन में सत्ता बदलती है। लोगों के विरोध के प्रदर्शन को देखते हुए वहां के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भाग जाना पड़ता है और इसके बाद देश में एक नई सरकार बनती है। 1991 में सोवियत संघ से आजाद होने के बाद यह पहला मौका था जब यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार आई थी। इसी गुस्से में रूस ने 2014 में यूक्रेन पर हमला बोला और क्रीमिया पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद हालात और बिगड़ने शुरू हो गए। दरअसल 2014 तक रूस पाइपलाइन के जरिए सीधे यूरोप तक गैस भेजता था। जिस देश से होकर पाइपलाइन गुजरती थी, रूस को उस देश को ट्रांजिट फीस देनी पड़ती थी। इन्हीं में से एक देश था यूक्रेन। गैज़प्रोम कंपनी की गैस पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती थी और इसके लिए रूस को हर साल तकरीबन $33 बिलियन ट्रांजिट फीस यूक्रेन को देना पड़ता था।
यूक्रेन के सालाना बजट का ये 4% हिस्सा था। मगर 2014 के बाद यूक्रेन के साथ रिश्ता खराब होते ही यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस ने एक नया तरीका आजमाया। उसने तय किया कि अब नई गैस पाइपलाइन बिछाएगा वो, और इस पाइपलाइन यूक्रेन से होकर नहीं गुजरेगी। इससे यूक्रेन आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस पूरी कहानी को, क्योंकि यही है असल में ये दोनों देशों के बीच विवाद का जड़। इसी के बाद पहले जो 2014 से पहले भी गैस पाइपलाइन के द्वारा रूस भेजता था, उसको कहते थे नॉर्ड स्ट्रीम। लेकिन अब इसके बाद रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत की। ये रूस की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इस योजना के तहत वेस्टर्न रूस से नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी तक बाल्टिक महासागर से होकर 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई। इस पाइपलाइन के जरिए रूस जो है अब सीधे यूक्रेन को बाईपास कर दिया, और बाईपास करके डायरेक्ट जर्मनी तक अपनी गैस भेज सकता है। जर्मनी में नेचुरल गैस की सख्त जरूरत है। रूस से उसे सस्ते दामों पर गैस देने का समझौता किया है। कहते हैं कि इस नई गैस पाइपलाइन के जरिए रूस हर साल जर्मनी को 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई करेगा। नई गैस पाइपलाइन बनकर पूरी तरह से तैयार है, और अब रूसी सरकारी कंपनी गैज़प्रोम को अब यूरोपियन रेगुलेटर्स की मंजूरी का इंतजार है। जर्मनी रूस का सबसे बड़ा तेल और गैस का खरीदार है। हालांकि जर्मनी के अलावा पूरे यूरोप में रूसी गैस और तेल की सप्लाई होती है। वही जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, और लगभग पूरा यूरोप ही तेल और गैस के लिए रूस पर निर्भर है। अभी तक रूस की ये सप्लाई लाइन यूक्रेन से होकर गुजरती थी। 2 साल पहले तक समझौता था कि यूक्रेन को इसके एवज में 2024 तक हर साल $7 अरब मिलने थे। रूस यूरोप और खासकर जर्मनी को होने वाली सप्लाई का करीब 40% हिस्सा इसी पाइपलाइन से भेजता है। रूस की गैस और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की करीब 53,000 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है। रूस के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी पाइपलाइन काफी पुरानी हो गई है और जर्जर भी हो चुकी है, जिसकी वजह से उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस जर्जर पाइपलाइन में अक्सर गैस और तेल का रिसाव हो जाने की घटना आती रहती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 की शुरुआत की। बस इसी गैस पाइपलाइन ने यूक्रेन के इस नए विवाद को जन्म दे दिया। एक ऐसा विवाद जिसमें एक तरफ यूरोप है तो दूसरी तरफ अमेरिका। रूस की इस गैस पाइपलाइन की सब किसे क्या दिक्कत है समझ लीजिए। यूक्रेन खुद को बाईपास किए जाने से नाराज है, क्योंकि अब तक ट्रांजिट फीस के तौर पर सालाना $33 बिलियन रूस उसे देता था, अब नहीं मिलेगा। यूक्रेन का कहना है कि रूस उसे जानबूझकर बाईपास किया है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर कर सके। इसलिए यूक्रेन नॉर्ड स्ट्रीम 2 का पाइपलाइन का शुरू किए जाने के खिलाफ है, और वो चाहता है कि इस पर रोक लगाई जाए। पोलैंड भी इसलिए इसका विरोध कर रहा है क्योंकि रूस ने उसे भी बाईपास कर दिया है। अब देखिए, अब समझते हैं यहां कि यह सवाल है कि अमेरिका को इससे क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, अमेरिका की परेशानी की 2 वजह हैं। पहली कि अमेरिका जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों को गैस की सप्लाई किया करता था। कीमत ज्यादा थी। रूस
ने जर्मनी के साथ जो समझौता किया है उसमें गैस की कीमत अमेरिका से कम है। जाहिर है कि इससे अमेरिकी कंपनी को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका की दूसरी परेशानी यह है कि गैस पाइपलाइंस पूरे यूरोप को ऊर्जा के मामले में रूस पर निर्भर कर देगी। इससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेंगे। इसलिए अमेरिका भी लगातार इस पाइपलाइन का विरोध कर रहा है। नॉर्ड स्ट्रीम रूस और जर्मनी के बीच समुद्र के नीचे सीधे जाने वाली पाइपलाइन है। इसके जरिए रूस ज्यादा तेल और अधिक मात्रा में गैस और तेल आपूर्ति कर सकेगा। यह पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होकर गुजरती है। इसको लेकर जहां जर्मनी और रूस काफी उत्साहित हैं, वहीं यूक्रेन और अमेरिका इस पाइपलाइन का आर्थिक तौर पर नुकसान साबित होने की संभावना है उसे। अमेरिका की मंशा जर्मनी समेत यूरोप को अपनी गैस और तेल बेचने की है। ऐसे में नॉर्ड स्ट्रीम 2 से उसकी मंशा पर पानी फिर सकती है। अमेरिका यूरोप पर इसका विरोध करने को लेकर दबाव भी बना रहा है। इतना ही नहीं, जर्मनी के लिए भी अमेरिका इसको एक खराब सौदा बता रहा है। फ्रांस और पोलैंड समेत कुछ दूसरे यूरोपीय देश मानते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 से गैस का पारंपरिक ट्रांजिट रूट कमजोर होगा। वहीं इससे रूस पर यूरोप का निर्भरता बढ़ जाएगी। दोस्तों, जर्मनी यूक्रेन और रूस के किसी भी संभावित हमले के खिलाफ है, लेकिन वो रूस के साथ गैस के डील के पीछे से हटना भी नहीं चाहता है। जर्मनी को ऊर्जा के लिए गैस पाइपलाइन की सख्त जरूरत है। रूस की मदद से जर्मनी 26 मिलियन जर्मन घरों में ऊर्जा पहुंचाएगा, वो भी काफी सस्ती कीमत पर। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि पुतिन के लिए नई गैस पाइपलाइन परियोजना बेहद अहम है। इसलिए यूक्रेन पर हमले से रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप के देश रूस को ये धमकी दे रहे हैं। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो इस पर गैस पाइपलाइन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। यूरोपीय देश और यहां तक कि जर्मनी भी रूस से गैस नहीं खरीदेगा। खुद जर्मनी ने कहा है कि अगर रूस पर ऐसा कोई सेक्शन लगता है तो जर्मनी को इससे आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन वो फिर भी नेटो के फैसले के साथ ही जाएगा। जंग आखिर कैसे टल सकती है? आइए इस पर चर्चा करते हैं कि पश्चिमी देशों में यूक्रेन पर हमला करने से रोकने के लिए रूस को यही धमकी दी है कि ऐसा करने पर नॉर्ड स्ट्रीम 2 की परियोजना जो है उसको ठप करनी पड़ जाएगी। इससे रूस को अर्थव्यवस्था हिल जाएगा। खुद रूस को इस बात का अंदाजा है, यानी जिस गैस पाइपलाइन ने रूस और यूक्रेन को जंग के मुहाने तक पहुंचा दिया है, शायद वही गैस पाइपलाइन इस जंग को टाल भी दे सकता है। पश्चिमी देशों को डर है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग हुई तो इसकी आग पूरे यूरोप में फैल सकती है। पश्चिमी देशों की खुफिया संस्थाओं का मानना है कि यूक्रेन की सीमा पर टैंकों और तोपों के साथ रूस के अभी 1 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, मगर अमेरिका का मानना है कि जनवरी के आखिरी तक रूसी सैनिक की तादाद 1.25 लाख तक हो जाएगी। अमेरिका और सहयोगी नाटो देश सबसे पहले चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन पर रूस के किसी भी हमले के गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि 1914 में रूस ने क्रीमिया पर हमला किया था और क्रीमिया को अपने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला कर अपने में मिला लिया था क्रीमिया को। इससे G8 के देश में से रूस को निकाल कर बाहर कर दिया गया और वो G8 अब G7 बन चुका है। दोस्तों, अब समझने वाली ये बात है कि अमेरिका जो है
ये चाहता है कि यूक्रेन को किसी भी हालत में हम नाटो में शामिल कर लें, ताकि रूस पर आक्रमण करने के लिए हम नाटो के 30 देश, अभी 30 देश हैं और उसमें यूक्रेन और शामिल हो जाता है तो 31 देश हो जाएगा। तो अमेरिका चाहता है कि हम यूक्रेन को अपने नाटो में शामिल करके रूस पर हमला कर दें, ताकि हम 31 देश मिलकर रूस को हम रूस पर हम हमला कर सके। और रूस चाहता है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, ताकि यूक्रेन से हम किसी भी कीमत पर कभी भी फरिया सकते हैं अगर ये अकेला रहता है तो। यही कारण है दोनों में तानातानी का झंझट है, विवाद का घर यही है। तो दोस्तों, इस बात को आप अच्छी तरह समझ सके होंगे कि ये रूस यूक्रेन विवाद क्या है। आपके लिए ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत के साथ इसको तैयार किया है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमको कमेंट्स करके बताएंगे। साथ ही इस चैनल को, जो आप व्यूअर्स देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल के आइकन बटन को ऑन करके रखेंगे, ताकि मेरा जो भी वीडियो बन सके आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।